हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने संविधान से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सीरीज शुरू की थी। आज हम उसी सीरीज में मूल अधिकार भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। हमने इस वीडियो में सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश किया है तथा जो भी तथ्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका भी हमने इसमें समावेश किया है। शुरू करते हैं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकार अर्थात भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, कानून की सरकार बनाते हैं, और इनकी गारंटी व सुरक्षा प्रदान संविधान के द्वारा की गई है, अर्थात इनकी सुरक्षा संविधान करता है। ये भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहले संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। नेहरू रिपोर्ट अर्थात मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इसने अपनी रिपोर्ट 1928 में सौंपी थी। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जब भी भारत का संविधान बने उनमें मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। ये मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। ये अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये अधिकार राज्य के कार्य के विरुद्ध गारंटी देते हैं, अर्थात जो राज्य जो कार्य करेगा इन मूल अधिकारों के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करेगा। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये आपकी नेहरू रिपोर्ट है। अब सवाल यह है, क्या इन्हें निलंबन किया जा सकता है? आंसर है यस। आपातकाल, यदि देश के किसी भाग में या पूरे देश में आपातकाल की स्थिति हो या आपातकाल लगा हुआ हो तो उस स्थिति में इनका निलंबन किया जा सकता है। निलंबन के 2 तरीके होते हैं, एक तो आर्टिकल 358, एक आर्टिकल 359। 358 और आर्टिकल 359 अच्छी तरह से आप आपात उपबंध में अच्छी तरीके से समझेंगे। इनका उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है तथा तानाशाही अर्थात डिक्टेटरशिप को मर्यादित करना है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात जब भी इनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो और उच्चतम न्यायालय मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार भी मूल अधिकार है। अभी आप आगे इस चीज को पढ़ेंगे। अब मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ये कहा था एस राधाकृष्णन जी ने। ये एस राधाकृष्णन जी ने कहा था। ये भी तथ्य पूछा गया है। सवाल यह है, क्या ये असीमित हैं? तो ये असीमित नहीं है। राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखते हैं हम शुरू में मूल अधिकार कितने थे। तो शुरू में 7 मूल अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार था, अर्थात इसमें गारंटी दी गई थी कि आप अपनी संपत्ति को धारण कर सकते हैं और अपनी संपत्ति का अपने अनुसार आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, अर्थात उसको बेच सकते हैं या धारण कर सकते हैं। अब चूंकि ये संपत्ति का अधिकार सबसे विवादास्पद एक आर्टिकल था। क्यों? क्योंकि देश को आज़ादी के बाद विकास करना था और संपत्ति का अधिकार लोगों को मूल अधिकार मिला हुआ था। ऐसे में जनता सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। तो ऐसे में जब देश को जो विकास करना था तो उस समय पर देश के विकास में बाधा आ रही थी। तो ऐसे में 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, उस समय पर मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उन्होंने इसे मूल अधिकारों से हटा दिया संविधान संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, केवल 12 भाग में 301 के तहत केवल अब क्या है, ये केवल और केवल कानूनी अधिकार है ये आपका। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है, यदि इसका उल्लंघन होता है या आपके कोई संपत्ति पर कार्यपालिका यदि आपके कब्जा करती है तो सीधा, या आपकी छीनती है तो सीधा आप उच्च न्यायालय जाओगे, वो भी आर्टिकल 226 के तहत। तो उच्च न्यायालय इसमें कानून के अनुसार इसका फैसला करेगा। आप सीधे उच्चतम न्यायालय अब आर्टिकल 32 के तहत नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, ये एक सामान्य अधिकार हो गया। आपको इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम शुरू करते हैं। अब आपके संविधान में कितने अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार कुल मिलाकर के 6 मूल अधिकार आपके दिए गए हैं।
सबसे पहले है आपका समता का अधिकार। ये समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है, बाकी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। आर्टिकल 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 25 और 28 में दिया गया है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अर्थात जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार दिए गए हैं, वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। नेक्स्ट 6 जो है ये आपका, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनको परिवर्तित कराने के लिए जो अधिकार है, सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार, वो भी अपने आप में एक मूल अधिकार है, जो कि छठा अधिकार है, और ये आपके आर्टिकल 32 में दिया गया है। अब हम देखते हैं ऐसे कुछ अधिकार हैं जो केवल आपको ही अर्थात नागरिकों को ही मिले हैं, विदेशियों को नहीं है। इस पर भी एक क्वेश्चन काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ऐसे मूल अधिकार कौन से हैं। सबसे पहले आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। तो ये केवल और केवल नागरिकों को ही मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, अर्थात जो भी आप लोक नियोजन से संबंधित जो भी उपबंध होंगे वो केवल और केवल नागरिकों से संबंधित होंगे, विदेशियों को नहीं मिलेंगे। आर्टिकल 19 विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन करना है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं निवास करने की स्वतंत्रता है, या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, या कोई व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, तो वो केवल और केवल नागरिकों को मिली हुई है, विदेशियों को मिली हुई नहीं है। अर्थात कोई अमेरिका का नागरिक या ब्रिटेन का नागरिक ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यापार करना है आपके देश में, मुझे व्यवसाय करना है, मुझे निवास करना है, मुझे घूमना है, मुझे कोई सम्मेलन करना है, या कोई विचार अभिव्यक्ति की उसको स्वतंत्रता नहीं मिली हुई। आर्टिकल 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, तो ये विदेशियों को ये भी अधिकार प्राप्त नहीं होते। अब हम देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। अर्थात राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो संघ की विधायिका व कार्यपालिका, राज्य की विधायिका व कार्यपालिका, आपकी जो तीसरी पंचायत है अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड आदि, और जितने भी सभी वैधानिक निकाय हैं और गैर संवैधानिक प्राधिकरण है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल, NTPC। अब यदि कोई निजी एजेंसी है जो राज्य की संस्था बतौर काम कर रही हो तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसका अर्थ यह है यदि इनमें से कोई भी ऐसा कोई नियम कानून बनाता है तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, और यदि कोई ऐसा कानून या आदेश है या ऐसा कोई नियम है ये इनमें से कोई बनाता है तो और मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सीधे आप मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा और सीधे आप उच्चतम न्यायालय में जाओगे आर्टिकल 32 के तहत, और उच्चतम न्यायालय आपकी याचिका को ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 भी आपका उच्चतम न्यायालय में जाने का जो अधिकार है वो भी एक मूल अधिकार है। अच्छा, एक और बात आती है, जो राज्य से संबंधित जो भी अधिकारी या राज्य से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, जो भी राज्य से संबंधित हैं, उन सभी के लिए वो भी सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। और यदि कोई ऐसा कोई काम करते हैं जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन है तो वो भी मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 13 की बात करते हैं। अब ये आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 कहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यदि कोई ऐसा कोई कानून है या ऐसा कोई आदेश है या ऐसा कोई नियम है जो मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता है या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसा कानून शून्य होगा। अर्थात ऐसा कानून, ऐसा आदेश, ऐसा नियम नहीं माना जाएगा और वो न्यायिक समीक्षा के योग्य है। अर्थात ये सभी कानून और नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है और ये शक्ति उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत मिली हुई है। अर्थात जब भी कोई ऐसा कानून है मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। अब संविधान जो संशोधन है वो भी उसको भी मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है और यह फैसला हुआ था, केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। यदि आप कोई ऐसा संविधान संशोधन करने जा रहे हो जो कि मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उसको भी वो भी क्या है, वो भी एक न्यायिक समीक्षा के योग्य है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। अब आर्टिकल पर हम डिटेल से
जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। दरअसल आर्टिकल 2 के दो भाग हैं। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि एक तो कानून के समक्ष सब समान होंगे, एक तो कानून के समक्ष सब समान होंगे, और दूसरा कानून सबको समान संरक्षण देगा। इसका अर्थ क्या है? कानून के समक्ष सब समान है, ये तो ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के समक्ष सबको समान संरक्षण है, ये अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कानून के समक्ष सब समान है, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कानून सभी को समान दृष्टि से देखेगा और कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी संवैधानिक पद पर हो, और चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, संविधान के सबसे निचले जो है या समाज के सबसे निचले का कोई व्यक्ति हो, कानून सभी के लिए समान है। आर्टिकल 14 ये कहता है। दूसरा, कानून का सबको समान संरक्षण है, अर्थात इसका मतलब ये अमेरिका से लिया गया है, अर्थात विशेष परिस्थितियों में यह कानून समान वर्गों के आधार पर युक्ति बांट सकता है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मान लिया आपकी यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आती है और उससे पूछा गया कि आप कौन सा कैडर या कौन सा जो कैडर है आप लेना चाहेंगे, तो उससे तो पूछ लिया, लेकिन आर्टिकल जिसकी रैंक 55 है उससे नहीं पूछा कि आप कौन सा कैडर लेना चाहेंगे, उसको कैडर ऐसे ही दे दिया। तो वो यहाँ ये नहीं कह सकता कि मैंने भी वही एग्जाम दिया है और कानून के समक्ष सब समान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबको समान यानी कि उसका अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसकी फर्स्ट रैंक है, तो उससे पूछ लिया गया कि आपको कौन सा कैडर चाहिए, लेकिन आपसे नहीं पूछा गया। तो ये युक्त वर्गीकरण है। तो समान आधार पर या समान परिस्थितियों में जो है वर्गीकरण किया जा सकता है या भेद किया जा सकता है, लेकिन वो युक्त होना चाहिए और समान होना चाहिए। मान लिया जैसे एक महिला है आप, तो महिला को मैटरनिटी लीव है वो दे दी जाती है, तो पुरुष ये नहीं कह सकते कि जो हम भी इन्हीं के साथ काम करते हैं और इन्हें छुट्टी का भी पैसा दिया जा रहा है, जबकि हम काम करते हैं और हमें भी उतना ही पैसा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये युक्त एक तरीके से भेद है, तो यहां पर ये किया जा सकता है। दूसरे, विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। ये आईएएस में पूछा गया था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल इसके अपवाद हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं आर्टिकल 14 सभी के लिए एक कानून और एक न्यायतंत्र की स्थापना करता है। आर्टिकल 14 की विशेषताएं: कानून का शासन स्थापित करता है। यदि कार्यपालिक या प्रशासनिक अधिकारी अनिर्देशित व अनियंत्रित विवेकाधिकार अपनाता है तो उस पर अनुच्छेद 14 रोक लगाता है। जहां समान व असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता, लेकिन यह समान वर्गीकरण की अनुमति देता है। अब आर्टिकल 40 के अपवाद हम देखते हैं। आर्टिकल 14 के जो अपवाद हैं आप देखेंगे यहां पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, केवल 2 महीने के नोटिस पर दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा। वो भी ये आर्टिकल 361 में कहा गया है। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है संसद या राज्य विधानसभा के सदनों की यदि सत्य कार्यवाही को प्रकाशित करता है तो उस पर भी किसी न्यायालय में कोई केस नहीं चलाया जाएगा। ये आर्टिकल 361A के तहत ये बात कही गई है, लेकिन सत्य कार्रवाई होनी चाहिए, अर्थात जैसी कार्रवाई है उसी के अनुसार होना चाहिए। कुछ मिर्च मसाला यदि आप लगाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। यह है आपका संसद या किसी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य जब सदन में कोई बात बोलता है तो वो भी किसी न्यायालय में जिम्मेदार नहीं होगा। ये सांसद के लिए आर्टिकल 105 और जो विधानमंडल के सदस्य हैं वे आर्टिकल 194 में बात कही गई है। दूसरे, राजदूत, कूटनीतिक जो व्यक्ति हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों को भी हमारे संविधान ने छूट दी गई है, अर्थात उन पर हमारे संविधान का कोई भी कानून यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो ये थी हमारी संविधान और भाग 14 से संबंधित वीडियो। उसके बाद भाग 15 से लेकर और भाग 20 तक की वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी और हम आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा ये प्रयास कैसा सफल रहा, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि कोई आप कमेंट करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दिया